हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर। मैं अली आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो अपनों का ख्याल रखते रहें और अपनों के साथ साथ अपने इस परिवार का, शिक्षा एम्पायर परिवार का भी ख्याल रखते रहें। और जो बच्चे आज हमसे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो अपने परिवार से जुड़ना बिल्कुल न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बराबर में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन तुम्हारे पास तक पहुंचती रहें। तो साथियों, आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें कि हम यूपी टेट के साथ साथ जितने भी तुम्हारे टेट एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि एच टेट हुआ, एमपी टेट हुआ, बिहार टेट हुआ, हर एक एग्जाम या रीट हुआ, हर एक एग्जाम के लिए आज की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। और साथ ही साथ यूपी के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए ये क्लास आज बहुत ही महत्वपूर्ण या बहुत उपयोगी होने वाली है। ठीक है, आज से जो हम शुरुआत करेंगे बहुत अच्छे से शुरुआत करेंगे, नए तरीके से शुरुआत करेंगे, नई एनर्जी के साथ, नए अंदाज में शुरुआत करेंगे। साथ तुम्हारा चाहिए, जो हम शुरुआत करेंगे उसको अंत तक पहुंचाने के लिए आपका साथ जरूरी है। साथ कितना? बस इतना साथ चाहिए कि तुम्हें ईमानदारी से क्लासेस लेते रहना है और नोट बनाते रहना है। पॉइंट टू पॉइंट यहाँ लिखते हुए चलेंगे, हर एक चीज को समझते हुए चलेंगे, बहुत धीरे धीरे से समझते हुए चलेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास समय है एग्जाम के लिए। और समय रहते अगर हम तैयारी कर लेंगे तो हमें कोई नहीं हरा सकता। ठीक है, तो बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। आज हम शुरू करते हैं अपना जो टॉपिक है हमारा, या जो हमारा एक जो नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं उसको हम शुरू करते हैं हिंदी के लिए। जो हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जैसे कि देखो, यहाँ मैंने कुछ लिखा हुआ है, यहाँ जो मैंने ये लिखा हुआ है, यहाँ हिंदी है। हिंदी को मैंने दो भागों में बांटा है। जैसे कि एक भाग होता है भाषा का, दूसरा भाग होता है विषय का। ठीक है, जो भाषा होती है हमारी, जो भाषा होती है उसको भी हम तीन भागों में बांटते हैं। कितने? तीन भागों में बांटते हैं। ठीक है, अब तीन भाग कौन कौन से होते हैं वो देखो जरा। एक होता है हमारा मौखिक भाषा, मौखिक। दूसरा होता है लिखित। कौन सा? लिखित। और तीसरा होता है क्या? सांकेतिक। कौन सा? सांकेतिक। ठीक है, याद रहेगा ना। ये तीन प्रकार होते हैं किसके? भाषा के। अब देखो, मौखिक क्या है? मैं कोई भी बात अगर अपने मुंह से बोल करके तुम्हें समझा रहा हूं तो वो हो जाएगी मौखिक। ठीक है, और लिखित, कोई भी चीज मैं अगर तुम्हें लिख कर दूं, लिखा हुआ तुम्हें दिखाऊं तो हो जाएगी लिखित। जैसे कि मैं तुमसे बोलूं बच्चों, मैं तुम्हें कल सभी को पार्टी दूंगा या कल सभी को तुम्हें पिज्जा खिलाऊंगा, लेकिन ठीक है, सोच सकते हो, मान सकते हो मैं खिलाऊंगा, मान सकते हो मैं खिलाऊंगा, लेकिन एक बच्चा ऐसा होगा वो नहीं मानेगा, वो खड़ा होगा कि सर पहले आप मुझे लिखित में दे दें, पहले आप मुझे लिखित में दे दें कि कल आप मुझे पिज्जा खिलाएंगे, मुझे लिखित में दे दें कि मुझे पिज्जा खिलाएंगे। अगर मैं तुम्हें लिखित में दे दूं कि हाँ मैं ये लिख करके दे दूं तो वो हो जाएगी लिखित भाषा। कोई भी चीज है लिखित भाषा। और जो इशारों की भाषा, जो हमारी सांकेतिक होती है, सांकेतिक भाषा, वो होती है इशारों की भाषा। जैसे कि पशु पक्षियों की भाषा होती है, वो होती है इशारों की भाषा। ठीक है, जैसे क्लास चल रही है, मेरी क्लास चल रही है, क्लास में यहाँ कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और दो खुराफात लड़के हैं, एक उस कोने पर बैठा है, दूसरा उस कोने पर बैठा है। ठीक है, एक को कुछ दिमाग में आया, दूसरे की तरफ देख रहा है, और जब उसने देखा दूसरे की तरफ, ठीक है, तो वो इशारे में करेगा इस तरह से, ऐसे। ये जो इशारा करेगा वो सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ किस लिए मुझे बुलाया जा रहा है, किस लिए मुझे बुलाया जा रहा है। और वो इशारा करेगा इस तरह से, चल रहे हैं, तो वो उठेगा चुप। दोनों में बात हो जाएगी। ठीक है, इशारों में ही बात हो जाएगी और चुप उठेंगे और बाहर चले जाएंगे। मतलब उन दोनों की बात भी पूरी हो गई और मास्टर को या किसी दूसरे बच्चे को पता भी नहीं चला है, उनका काम भी हो गया है। ठीक है, कभी कभी दूर से इशारा करते हैं ना, ऐसे इस तरह से, कोई गलत इशारा मत समझना, पानी पीने के लिए भी यही इशारा होता है। ठीक है, तो इशारों की जो भाषा होती है वो होती है हमारी सांकेतिक भाषा। ठीक है, समझ आया? सब कुछ क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन, कोई दुख दर्द तकलीफ हो तो बताना, कमेंट करके दुख दर्द तकलीफ जरूर बताना। ठीक है, लेकिन इस टॉपिक से ही रिलेटेड बताना। आगे चलते हैं, आगे देखें अपना। अभी हमारा मौखिक यानी कि जो भाषा है, भाषा भाग हो रहा है। अच्छा, भाषा में भी कुछ क्वेश्चन निकल कर आते हैं। जैसे कि एक प्रश्न बनता है, क्या? क्वेश्चन लिखता हूं मैं। ठीक है, देखो, भाषा, भाषा के रूप,
ठीक है, भाषा के रूप। और दूसरा क्वेश्चन होता है, बताओ कितने होते हैं भाषा के रूप, कितने होते हैं। और मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं इसमें, भाषा के भेद, भाषा के भेद। अब इन दोनों क्वेश्चनों को बताओ जरा क्या क्या है ये, बताओ। तो भाषा के जो रूप होते हैं, भाषा के जो रूप होते हैं, आगे लिख दूं क्या, चलो अगले अगले उस पर देखते हैं, ठीक है, अगली स्लाइड पे देखते हैं। क्वेश्चन लिखता हूं मैं, देखो। भाषा के रूप, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है भाषा के भेद। तो भाषा के रूप और भाषा के भेद कितने कितने होते हैं, बताओ जरा। देखो, भाषा के जो रूप होते हैं, भाषा के रूप होते हैं कितने, 2। भाषा के रूप होते हैं 2। और रूप 2 कौन कौन से होते हैं, और जो भेद होते हैं, भेद मतलब प्रकार, ठीक है, भेद या प्रकार एक ही चीज होती है। तो भेद कितने होते हैं, भेद होते हैं कितने, 3। कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं। भाषा के रूप 2 होते हैं, भाषा के भेद या प्रकार 3 होते हैं। ये कंफ्यूजन वाला सवाल है, ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैं यहां दोनों को एक साथ में लिख करके तुम्हें समझा रहा हूं कि क्या कंफ्यूजन होता है। रूप पूछे तो 2 और भेद पूछे तो 3। अब रूप कौन कौन से होते हैं, 2 रूप कौन कौन से होते हैं वो देखो यार। 2 रूप जो होते हैं हमारे, एक होता है लिखित, एक होता है लिखित भाषा, और दूसरी होती है कथित। कौन सी, कथित, ठीक है, लिखित या कथित भाषा, ठीक है। 2 रूप होते हैं। और जो 3 भेद हैं, जो भेद अभी देखे थे हमने, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। लिखित को एक और चीज बोलते हैं, लिखित का जो है उसको बोलते हैं टंकित। टंकित भाषा, टंकित कौन सी होती है, जो आजकल टाइपिंग वाली भाषा चल रही है, जैसे कि व्हाट्सएप पे, फेसबुक, इन सब मैसेंजर पे जो मैसेज करके हम टाइप करते हैं, वो क्या है, टंकित भाषा, ठीक है। आज एक नई चीज जानकारी मिल गई, टंकित भाषा कौन सी होती है। तुम रोज करते तो हो, रोज तुम करते तो हो, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि उसको हिंदी में क्या कहते हैं। जो होती है हमारी टंकित भाषा, कौन सी होती है, टाइपिंग वाली जो भाषा होती है उसको टंकित भाषा बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखें। तो यहां तक हमारा हो गया है। इसके बाद में अब आता है हमारा सब जो विषय था, हिंदी भाषा हो गई, हिंदी विषय देखते हैं, ठीक है। हिंदी विषय देखें। अब जो ये हिंदी विषय है, जो ये हिंदी विषय है, इसको कुछ भागों में बांट के देखते हैं। जैसे कि जो हमारा जो क्यूपीटेट है या कोई भी एग्जाम होता है, उसमें हिंदी को भी भागों में बांट के देखा जाता है। जैसे कि हिंदी की इतिहास, हिंदी का इतिहास क्या है, हिंदी का क्या इतिहास रहा है, ठीक है। या फिर हिंदी व्याकरण क्या है, ठीक है। या फिर दूसरी चीज है साहित्य, हिंदी साहित्य। और एक और चीज है, वो क्या है, वो है हमारी भाषा, भाषा शिक्षण। हिंदी का इतिहास, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा शिक्षण, ठीक है, हिंदी भाषा शिक्षण। तो आगे चलते हैं, आगे देखो। इसमें क्या है, 1 से 2 क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा। यहां से तुम्हें 20 से 22, सबसे बड़ा पोर्शन जो है 20 से 22 क्वेश्चन तुम्हें यहां देखने को मिलेंगे। व्याकरण से सबसे बड़ा पोर्शन व्याकरण का ही है, और व्याकरण पर भी हमें, व्याकरण पर ही हमें ज्यादा कमांड बनाकर चलना है, ठीक है। साहित्य के भी तुम्हें मिल जाएंगे 4 से 5 क्वेश्चन देखने को, और जो हमारी भाषा शिक्षण है उसको 3 से 5 क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। ये फिक्स नहीं है, मैं एक अंदाजा बता रहा हूं, इतने आते हैं, इसके लगभग लगभग इतने ही आते हैं, ठीक है। तो आगे देखें, आगे चलते हैं। इसमें देखो, जैसे कि ये है तुम्हारा इतिहास। इतिहास को मैं यही समझा देता हूं थोड़ा सा, इससे ज्यादा तुम्हें नहीं पूछेगा। देखो, इतिहास में जो हम बात करते हैं, जो हिंदी भाषा का इतिहास है या हिंदी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है,
वहां से हम शुरू करते हैं कि जो बात है हमारी 9वीं शताब्दी की है। कहां की है? 9वीं शताब्दी की है। ठीक है, 9वीं शताब्दी की बात है हमारी, 9वीं शताब्दी की। और यहां पर हम बात करते हैं अपना जो ऊपर वाला जो भाग है भारत का, समझ लेना। ठीक है, मैं एक रफली डायग्राम बना रहा हूं। ये जो भाग है ये वाला, ये क्या है? ये है सिंध। कौन सा? सिंध प्रांत है ये है सिंध प्रांत। और यहां इस साइड में एक देश होता है, कौन सा? ईरान। ठीक है, अब यहां जो देश है ईरान, और ईरान की जो भाषा होती है, क्या होती है? भाषा कौन सी होती है? फारसी। ईरानियों की भाषा होती है फारसी। और यहां के 9वीं शताब्दी की जब हम बात करते हैं, उस समय के यहां जो राजा थे वो थे नौशेरा। कौन से? नौशेरा जी। ठीक है, अब जब यहां से नौशेरा जी यानी कि उनकी जो फौज आई यहां, तो इनको यहां सिंध प्रांत दिखा। सिंध प्रांत दिखा तो सिंध प्रांत को देख करके इन्होंने कहा हिंद प्रांत। सिंध प्रांत को इन्होंने कहा हिंद प्रांत। अब हिंद प्रांत क्यों कहा, उसके पीछे भी कारण है। उसके पीछे क्या कारण है? देखो, फारसी भाषा में, फारसी भाषा आगे समझाता हूं थोड़ा सा, तो यही देख लो। चलो, फारसी भाषा में सा को हा उच्चारित किया जाता है। सा को हा उच्चारित किया जाता है। तो उसी प्रकार जब सा को हा उच्चारित किया जाता है और धा को दा उच्चारित किया जाता है, तो उसी प्रकार सिंध हो गया हमारा हिंद। सिंध हो गया हिंद। और जो उसके आसपास के लोग थे, जो आसपास के लोग रहने वाले थे, उनकी भाषा क्या होनी चाहिए थी सिंध के हिसाब से? सिंधी, जो कि आज भी है। पंजाब वाला जो क्षेत्र है वहां जाकर देखोगे तो वहां सिंधी बोली जाती है। तो उनकी जो भाषा, वहां की भाषा होनी चाहिए थी सिंधी। लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा? हिंदी। वहां से हुई हिंदी, सिंध से हुआ हिंद, और सिंधी से हुआ हिंदी। ठीक है, याद रहेगा? याद रहेगा, बोलो। तो यहां से हमारे हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है। कहां से हुई? तो अब तुम बता सकते हो कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा से हुई है। ठीक है, जो हिंद है, एक चीज और लिख लेना, हिंद, हिंदवी और हिंदुस्तान। हिंद, हिंदवी और हिंदुस्तान, ये तीनों शब्द फारसी भाषा से लिए गए हैं। मैं आगे लिखता हूं इसको भी। देखो यहां क्या, हिंदी, हिंद, हिंदुस्तान, ये सब क्या है? ये हमारे लिए गए हैं किससे? फारसी भाषा से। ठीक है, अब एक चीज और है, सर्वप्रथम, एक क्वेश्चन लेगा ना, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम हिंदी शब्द किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? बताओ जल्दी से, किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? बताओ, सर्वप्रथम हिंदी शब्द किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? तुम में से ज्यादातर लोग क्या कहेंगे? ज्यादातर बच्चे यही कहेंगे कि किसमें? किसमें? बोलो बोलो, ऋग्वेद में। ज्यादातर बच्चे तुम में से कहेंगे ऋग्वेद में देखने को मिलता है। लेकिन यहां क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो जाता है कि हिंदी शब्द सर्वप्रथम ऋग्वेद में नहीं देखने को मिलता। ये देखने को मिलता है हमें, हम शब्द, हिंदी शब्द की बात कर रहे हैं, ये देखने को मिलता है जैद अवेस्ता में। किसमें? जैद अवेस्ता में, जैद अवेस्ता में। ठीक है, जैद अवेस्ता में हमें सबसे पहले हिंदी शब्द देखने को मिलता है। और जैद अवेस्ता में ही हिंदी शब्द 5 बार और हिंदवी शब्द 29 बार देखने को मिलता है। हिंदी शब्द 5 बार और हिंदवी शब्द 29 बार देखने को मिलता है। वही इसके साथ, अब ये जैद अवेस्ता है क्या? जैद अवेस्ता पारसी धर्म का या ईरानियों का पवित्र ग्रंथ है, इसको याद कर लेना। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और रचना है खलिक बारी। क्या? खलिक बारी। अब खलिक बारी किसने लिखी है ये तुम्हें पता होना चाहिए, बहुत ही फेमस रचना है ये। ठीक है, खलिक बारी। और खलिक बारी की जो भाषा है वो खड़ी बोली है। खलिक बारी में
खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और इसमें खलिक बारी में हिंदी शब्द 5 बार, ठीक है, हिंदी शब्द 5 बार और हिंदवी शब्द 30 बार देखने को मिलता है। ज़ैद अवेस्ता में हिंदवी शब्द 29 बार और खलिक बारी में हिंदवी शब्द 29 बार देखने को मिलता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखें जरा, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा तुम्हें नहीं पूछेगा, इतिहास में इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता, ठीक है, इतिहास में इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता। थोड़ा सा बता दूं मैं, 9वीं शताब्दी की बात है। उस समय जो ईरान देश है उसके राजा थे नौशेरा जी और वहां की जो भाषा होती है वो होती है फारसी। जब फारसी लोग सिंध की तरफ आए तो सिंध को देख करके उन्होंने कहा हिंद, सिंध प्रांत को हिंद प्रांत कहा और वहां के लोगों को हिंदी कहा और वहां के लोगों की भाषा भी हिंदी कहा। वहां से हमारे हिंदी शब्द की उत्पत्ति होती है और ज़ैद अवेस्ता जो ईरानियों का पवित्र ग्रंथ है उसमें हिंदी शब्द सर्वप्रथम देखने को मिलता है। हिंदी, हिंदवी और हिंदुस्तान ये तीनों शब्द फारसी भाषा से लिए गए हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि क्या कंफ्यूजन है, क्या चीज समझ में नहीं आई है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहां इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता, इससे ज्यादा इतिहास में नहीं पूछेगा, ठीक है। आगे अगली क्लास में हम व्याकरण का भाग लेकर के चलेंगे, व्याकरण को शुरू करेंगे। सबसे पहले बहुत अच्छे से, बहुत तल्लीनता के साथ में पढ़ते हुए चलेंगे, चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तुम्हारी जिम्मेदारी इतनी होनी चाहिए कि ईमानदारी से क्लास को अटेंड करना है और नोट्स बनाते रहना है, ठीक है। देखो यूपी टेट हो कुछ भी हो, 30 में से 30 नंबर दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी इतनी होगी कि क्लास को ईमानदारी से देखते रहना है, नोट करते रहना है, चीजों को समझते रहना है, बार बार रिवीजन करते रहना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।